हालांकि दुनिया का ज्यादातर हिस्सा अभी भी यही सोचता है कि एस्टेरॉयड्स बस पत्थर हैं जो अंतरिक्ष में यूं ही तैरते रहते हैं। नासा ने अभी अभी दिखाया है कि हर टुकड़े के पीछे एक ऐसी कहानी है जो हमारे सौर मंडल के अतीत और भविष्य के बारे में हमारी सारी जानकारी बदल सकती है। 26 सितंबर 2023 को ह्यूस्टन में जॉनसन स्पेस सेंटर में एक बहुत तेज कैप्सूल खोला गया, जिससे इंसानों द्वारा अब तक इकट्ठा किया गया सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड सैंपल सामने आया। लेकिन इसके अंदर सिर्फ पुरानी धूल नहीं थी, ये एक ऐसा रहस्य था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इसका ज्यादा वजन, धूल की परत जो उन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स पर भी फैल गई थी जिन्हें ठीक रहना चाहिए था, और हर कण में छिपे ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स एक ऐसी सच्चाई की ओर इशारा करते हैं जो थोड़ी परेशान करने वाली है। एस्टेरॉयड्स को समझना अब सिर्फ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं है, यह सर्वाइवल का सवाल है। ये कमाल की बात है, लेकिन एस्टेरॉयड मटेरियल का हर कण इस बारे में राज बता सकता है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, कैसे एक टक्कर पूरे कॉन्टिनेंट की किस्मत बदल सकती है, या कैसे एक दिन हम अपने ग्रह के बाहर से रिसोर्सेज निकाल सकते हैं। तो आखिर तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में तुम जानोगे कि 9 सेकंड का एक छोटा सा कॉन्टैक्ट अरबों डॉलर के डेटा के बराबर क्यों हो सकता है, कैसे एक शहर के ब्लॉक जितना बड़ा एस्ट्रॉयड कुछ सदियों में एक असली खतरा बन सकता है, और सबसे जरूरी बात, कैसे नासा धूल के एक बादल को एक पावरफुल प्लैनेटरी डिफेंस टूल में बदल रहा है। यह देखने के बाद तुम अंतरिक्ष में तैरते हुए पत्थर को पहले जैसा कभी नहीं देखोगे। छब्बीस सितंबर 2023 का दिन स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में एक खास दिन बन गया, जब नासा ने अपने सबसे बड़े मिशन में से एक ओसाइरिस रेक्स कैप्सूल को खोला। ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर में इंजीनियर्स और एस्ट्रोफिजिसिस्ट स्टेराइल ग्लव्स पहने और हाई रेजोल्यूशन कैमरों के साथ उस पल के गवाह बने जब टाइटेनियम सील टूटी और एक गहरे रंग के धूल का बादल बाहर निकला जो अरबों सालों से शायद छुपा हुआ था। सोलर सिस्टम को स्टडी करने वालों के लिए इस धूल का हर एक कण सचमुच प्लैनेट्स के बचपन का एक जमा हुआ टुकड़ा है, जो उन पहले ब्लॉक्स के बनने के बाद से वैसा ही है जिनसे प्लैनेट्स, मून्स और एस्टेरॉयड बने थे। जैसे ही ढक्कन को ध्यान से उठाया गया, जो सामने आया वो सिर्फ एक्सपेक्टेड सैंपल ही नहीं था, बल्कि एक सरप्राइज था जिसने टीम को हैरान कर दिया। वजन बेन्नू में कलेक्शन साइट पर रिकॉर्ड किए गए वजन से 100 ग्राम ज्यादा था। उन लोगों के लिए जो छोटे ऑब्जेक्ट्स पर माइक्रोग्रेविटी के सख्त रूल्स को समझते हैं, यह अतिरिक्त मात्रा इस बात पर सवाल उठाती है कि फ्रेगमेंट्स कैसे अलग हो सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक आसंजन बलों या हल्के इम्पैक्ट्स के कारण कैसे मूव कर सकते हैं, और फिर कैप्सूल के अंदर छोटी दरारों में कैसे जमा हो सकते हैं। हर एक आइडिया को बेन्नू जैसे कम कोहीजन वाले एस्टेरॉयड्स में पार्टिकल्स के मूवमेंट के बारे में जो कुछ भी माना जाता था, उसकी केयरफुली पूर्वक जांच की जरूरत है। ह्यूस्टन का क्लीन रूम साइंस का एक सच्चा थिएटर बन गया है, जहां कंटैमिनेशन से बचने के लिए सैंपल की हर लेयर को बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करके हटाया जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर, स्कैनिंग माइक्रोस्कोप और ऑर्गेनिक मैटर डिटेक्टर ऐसे एलिमेंट्स को ढूंढने के लिए लगातार काम कर रहे हैं जो हमें 4 बिलियन साल से भी पहले हुई केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताते हैं। अगर उन्हें अमीनो एसिड या कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन जैसे एलिमेंट्स मिलते हैं, तो यह इस आइडिया को सपोर्ट करता है कि एस्टेरॉयड ने अर्ली अर्थ पर लाइफ के बेसिक कंपोनेंट्स लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा। बहुत से लोगों के लिए यह हर छोटे पीस को सोलर सिस्टम का एक फॉसिल जेनेटिक कोड बनाता है। प्योर साइंस के अलावा इस हिस्टोरिक मोमेंट के पीछे इंजीनियरिंग पार्ट भी है। ओसिरिस रेक्स ने वाकई मुश्किल चैलेंजेस का सामना किया, जैसे रीएंट्री के दौरान एक्सट्रीम थर्मल शॉक और सुपर फास्ट वाइब्रेशंस और सेंसिटिव मटेरियल के टूटने का रिस्क। कैप्सूल ने सैंपल को लगभग परफेक्ट बनाए रखा। यह एक बड़ी अचीवमेंट है जो दिखाता है कि नासा डीप स्पेस से पीसेज को कैप्चर करने और वापस लाने में कैसे और भी बेहतर हो रहा है। ये टेक्निकल कैपेबिलिटी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये प्रूव करता है कि सोलर सिस्टम के पास्ट को सच में समझने के लिए हमें उस पास्ट को बिना किसी टुकड़े को खोए अपनी लैब्स में वापस लाने में कैपेबल होना चाहिए। जब टेस्ट चल रहे हैं,
एक शांत एक्साइटमेंट हवा में है। ये एक्स्ट्रा डस्ट क्या छिपा सकती है? क्या वे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के छोटे फॉसिल हो सकते हैं? दूसरे छोटे मेटियोराइट्स के साथ कोलिजन्स के बचे हुए टुकड़े? हर गैस के लिए मिस्ट्री की एक नई लेयर सामने आती है, जो दिखाती है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ बाहर देखना नहीं है, बल्कि सालों से जो प्रिजर्व्ड किया गया है उसे धीरे धीरे समझना है। और इस तरह हिस्टोरिकल कैप्सूल के खुलने का बड़ा मोमेंट वह चिंगारी बन जाता है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में और आगे जाने की हमारी इच्छा को जगाता है। बेन्नू सिर्फ स्पेस के विशाल विस्तार में तैरता हुआ एक और पत्थर नहीं है, ये उन सबसे अधिक मॉनिटर किए गए और सबसे दिलचस्प एस्टेरॉयड्स में से एक है जो कभी प्लैनेटरी साइंस के रडार पर रहे हैं। इसे पोटेंशियली हैजर्ड्स एस्टेरॉयड कहा जाता है। बेन्नू अर्थ के पास की वस्तुओं के एक ग्रुप का हिस्सा है जिनकी ट्रेजेक्टरीज छोटे चेंजों के साथ हमारी ट्रेजेक्टरी को क्रॉस कर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि ये चेंजअप सिर्फ रैंडम नहीं होते। यारकोव्स्की इफेक्ट जैसी चीजें, सूरज से हीट के एब्जॉर्प्शन और एमिशन से बनी एक छोटी फोर्स, कई सालों में सिर्फ कुछ मीटर चौड़ी वस्तु की ट्रेजेक्टरी को बदल सकती है। प्लैनेटरी डिफेंस का अध्ययन करने वालों के लिए बेन्नू लगभग एक गाइड है कि अगर हम इन पुरानी चट्टानों को कंट्रोल करने वाले सूक्ष्म फिजिक्स को इग्नोर करते हैं तो सब कुछ कैसे गलत हो सकता है। बेन्नू में लोगों की दिलचस्पी सिर्फ उसके टकराने के खतरे से कहीं ज्यादा है। ये एक तैरता हुआ टाइम कैप्सूल है जो 4 अरब साल से भी ज्यादा पहले बना था। इसकी पोरस बनावट में ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों से लेकर अब तक बिल्कुल वैसे ही रहे हैं। जहां पृथ्वी जैसे ग्रहों में कटाव, ज्वालामुखी और चीजों का लगातार रिसाइकलिंग होता रहा है, वहीं बेन्नू जैसे एस्टेरॉयड लगभग वैसे ही बने रहे हैं। ये प्यूरिटी बहुत कीमती है क्योंकि यह एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क की ओरिजिनल केमिस्ट्री और इवॉल्व्ड ग्रहों की सतह पर बचे हुए हिस्से की तुलना करने में मदद करती है। हर मिनरल जो मिला है, रेगोलिथ का हर टुकड़ा जो माइक्रोस्कोप में देखा गया है, वह इस बात का सुराग है कि पूरे ग्रहों के बेसिक कंपोनेंट्स कैसे एक साथ आए। एक बात जो बेन्नू को इतना जरूरी केस स्टडी बनाती है वह उसकी फिजिकल बनावट है। बड़े और ठोस स्पेस ऑब्जेक्ट्स के उलट बेन्नू एक रबल पाइल एस्टेरॉयड है जो ऐसे टुकड़ों से बना है जो अपनी ग्रेविटी से ही ढीले ढाले तरीके से जुड़े हुए हैं। इस वजह से इसमें अंदरूनी चेंजाव, दरारें और एक्सप्लोरेशन या इम्पैक्ट के दौरान अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन होने की संभावना रहती है। ओसाइरिस रेक्स के सैंपल इकट्ठा करने वाले आर्म को बहुत सावधानी से रखा गया था ताकि सैंपल लेते समय यह नाजुक कोहिजन टूट न जाए। इंजीनियर्स के लिए यह एक प्रैक्टिकल सबक था कि उन ऑब्जेक्ट्स पर कैसे लैंड किया जाए जो किसी भी ठोस सतह के लॉजिक को धता बताते हैं। एक और चीज जो साइंटिस्ट्स को क्यूरियस करती है वो है बेन्नू के साथ फ्यूचर में क्या होगा। प्रेडिक्शंस दिखाते हैं कि साल 2135 तक बेन्नू अर्थ के बहुत करीब आ जाएगा, इतना करीब कि हमारे प्लैनेट की ग्रेविटी यारकोव्स्की इफेक्ट के साथ मिलकर इसकी ट्रैजेक्टरी को ऐसे बदल सकती है जिसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसके हमें हिट करने की प्रोबेबिलिटी कम है, पर वो जीरो नहीं है, जो दिखाता है कि हमें न सिर्फ इसके अंदरूनी हिस्से को समझना कितना ज़रूरी है, बल्कि यह भी कि ये एस्टेरॉयड एक्सटर्नल फोर्सेस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। हर बार जब हम इसकी ऑर्बिट का सिमुलेशन करते हैं तो ये हमारे पेशेंस और प्रिसिशन का सबूत है, क्योंकि कैलकुलेशंस में कोई भी गलती हमारे प्लैनेट की प्रोटेक्शन के लिए बहुत महंगी पड़ सकती है। तो बेन्नू एक डबल रोल निभाता है। ये एक पोटेंशियल थ्रेट है जो गवर्नमेंट्स और साइंटिस्ट्स को फ्यूचर के कोलिशंस के रिस्क को सीरियसली लेने पर मजबूर करता है, लेकिन ये एक तैरती हुई लाइब्रेरी जैसा भी है जिसमें हमारे सोलर सिस्टम की शुरुआत के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। हर बार जब एक माइक्रोस्कोप धूल के एक चुटकी को देखता है, एक नया आइडिया सामने आता है कि कैसे लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स सिमिलर एस्टेरॉयड्स के जरिए अर्थ पर आए होंगे। और जैसे जैसे और टेस्ट किए जाते हैं, बेन्नू हमें अपनी कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता रहता है, ये याद दिलाते हुए कि एक सिंपल एस्टेरॉयड का स्टडी करना असल में पास्ट और फ्यूचर के लिए एक विंडो खोलने जैसा क्यों है। ओसाइरिस रेक्स मिशन नासा के सबसे हिम्मत वाले साइंटिफिक
और स्पेस इंजीनियरिंग के कामों में से एक है। जब इसे 8 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया था तो बहुत से लोगों को यह पता नहीं था कि बेनू जैसे छोटे और एक्टिव एस्टेरॉयड पर उतरना, सैंपल लेना और उसके टुकड़े वापस लाना पॉसिबल होगा या नहीं। लेकिन इसका मकसद हमेशा से क्लियर था, हमारे सोलर सिस्टम के बनने के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना, एक पोटेंशियली डेंजरस ऑब्जेक्ट की जियोलॉजी का नक्शा बनाना और इम्पैक्ट प्रिडिक्शन को बेहतर बनाना, जो समय के साथ इनएविटेबल है। ये बेसिक साइंस और हमारे प्लैनेट की प्रोटेक्शन का एक असली मिक्स था। इस बड़े प्रोजेक्ट के कोर में 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहले, बेनू की सरफेस से प्योर सैंपल्स को इकट्ठा करना। ये सिर्फ रैंडम रॉक्स लेने के बारे में नहीं था। टीम को यह पक्का करना था कि मटेरियल को पृथ्वी से आने वाली किसी भी चीज से टच न किया जाए, ताकि किसी भी तरह के कंटैमिनेशन से बचा जा सके। हर छोटा पार्टिकल एक टाइम कैप्सूल की तरह है, जो ऑर्गेनिक मैटर के केमिकल क्लूज से भरा है, जो हमें एक यंग और वाइल्ड सोलर सिस्टम के बारे में कहानियां बता सकता है। ये उन मॉलिक्यूलर फॉसिल्स की तरह है जिन्होंने अरबों सालों का सफर लगभग इंटैक्ट तरीके से तय किया है। दूसरा ऑब्जेक्टिव एस्टेरॉयड का बहुत डिटेल्ड व्यू लेना था। बेनू के चारों ओर ऑर्बिट करते हुए ओसाइरिस रेक्स ने स्पेशल टूल्स जैसे स्पेक्ट्रोमीटर्स, हाई रेजोल्यूशन कैमरास और ग्रेविटी सेंसर्स का इस्तेमाल उसकी सरफेस का 3 डायमेंशनल मैप बनाने और उसकी ग्रेविटी के काम करने के तरीके को समझने के लिए किया। ये मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, न सिर्फ सही सैंपल साइट चुनने के लिए, बल्कि ये समझने के लिए भी कि पोरस स्पेस ऑब्जेक्ट्स अलग अलग फोर्सेस के अधीन होने पर कैसे बिहेव करते हैं। फ्यूचर मिशंस की प्लानिंग करने वाले इंजीनियर्स के लिए यह इंफॉर्मेशन सॉफ्ट टेरेन पर उतरने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड बन जाती है, जो कभी एक कॉन्क्रीट रियलिटी से ज्यादा एक आइडिया था। मिशन का तीसरा मुख्य हिस्सा, और बाकियों जितना ही जरूरी, यह है कि एक एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के जोखिम का एनालिसिस किया जाए। बेन्नू के ट्रेजेक्टरी को बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से ऑब्जर्व करके नासा ने अपने मॉडल्स को और भी बेहतर बनाया है। ये मॉडल्स कैलकुलेट करते हैं कि यारकोव्स्की इफेक्ट जैसे फेनोमेना डिकेडों और सदियों तक एस्टेरॉयड के ट्रेजेक्टरी को कैसे बदल सकते हैं। यह जानकारी सीधे हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के प्लान्स में मदद करती है। यह हमें एक एस्टेरॉयड को रोकने के तरीके बनाने में मदद करती है, अगर उस साइज का कोई एस्टेरॉयड हमारी तरफ आ रहा हो। ऐसे में बेन्नू का स्टडी करना एक सेफ ट्रेनिंग जैसा है, ताकि हम सचमुच की मुश्किल सिचुएशंस से निपट सकें। जैसे जैसे जॉनसन स्पेस सेंटर की हर लैब नए एस्टेरॉयड फ्रेगमेंट्स की जांच करती है, यह साफ हो जाता है कि ओसाइरिस रेक्स मिशन एक बड़ी इंजीनियरिंग की सक्सेस से कहीं बढ़कर है। ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जोड़ने वाला एक ब्रिज है। हर अचीव किया गया गोल नासा को और भी लंबे फ्लाइट्स, और भी कॉम्प्लिकेटेड कलेक्शंस और कहीं ज्यादा दूर के गोल्स को ट्राई करने का कॉन्फिडेंस देता है। और अब जब बेन्नू हिस्ट्री का हिस्सा बन गया है, तो लोग ये जानने को क्यूरियस हैं कि ये गोल्स हमें एस्टेरॉयड तक के इनक्रेडिबल जर्नी के बारे में क्या बताते हैं। ये जर्नी अपने आप में स्पेस में परसिवरेंस और एक्सट्रीम प्रेसिजन का एक बड़ा लेसन रही है। ओसिरिस रेक्स का बेन्नू तक का सफर उन मिसालों में से एक है जो दिखाती हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ पावरफुल रॉकेट के बारे में नहीं है, बल्कि एक सटीक इंजीनियरिंग के बारे में है जो आसमान के नियमों को भी बदल देती है। 8 सितंबर 2016 को लॉन्च होने के बाद प्रोब ने 2.2 बिलियन किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया, एक ऑर्बिटल डांस में जो ठीक 2 साल और 4 महीने तक चला। ये रास्ता सीधा नहीं था। इसे पृथ्वी की ग्रेविटी को गुलेल की तरह इस्तेमाल करने के लिए कैलकुलेट किया गया था, जिससे कीमती फ्यूल बच सके और अप्रोच एंगल एडजस्ट हो सके। हर मूवमेंट, हर रास्ते के करेक्शन को लगभग लाइव देखा गया, 3 कॉन्टिनेंट में फैली ट्रैकिंग स्टेशनों द्वारा। जो इसे दूर से देखते हैं, उन्हें यह सिर्फ एक और स्पेसक्राफ्ट लग सकता है जो स्पेस में घूम रहा है, लेकिन तय किया गया हर किलोमीटर इस बात का सबूत है कि इसमें 1 इंच का भी फर्क नहीं आया। बेन्नू इतना छोटा है कि वह अपनी ग्रेविटी से किसी स्पेसक्राफ्ट को रोक नहीं सकता। जरा सी भी गलती का मतलब उसे खोना हो सकता है, सालों की मेहनत बर्बाद हो सकती है। इसे ओसिरिस रेक्स 3
दिसंबर 2018 को एस्टेरॉयड की ऑर्बिट में दाखिल हुआ, जो इतने छोटे ऑब्जेक्ट की स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक बड़ा पल था। ऑन ऑर्बिट इतनी पास थी कि स्पेसक्राफ्ट सतह से 2 किलोमीटर से भी कम दूरी पर तैरता हुआ लग रहा था। एक ऐसा कारनामा जो पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि बेन्नू का डायमीटर 500 मीटर से भी कम है। महीनों तक प्रोब ने एक धैर्यवान फोटोग्राफर की तरह काम किया। हर क्रेटर, चट्टान और उभार को स्कैन किया ताकि सैंपल इकट्ठा करने के लिए सबसे अच्छी जगह चुनी जा सके। चुनी गई जगह का नाम नाइटिंगेल था, एक अपेक्षाकृत सपाट एरिया जो बड़ी चट्टानों से बचा हुआ था, जो रोबोटिक आर्म को नुकसान पहुंचा सकती थी। मिशन के लिए जरूरी डिटेल्स का स्तर लगभग माइक्रोस्कोपिक था। यहां तक कि चट्टानों से बनी परछाइयों ने भी चॉइस को प्रभावित किया, क्योंकि वे तेजी से इकट्ठा करने के लिए मोमेंटब्ध ढीली सामग्री की मात्रा को बदल सकती थीं। बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि मिशन का यह हिस्सा अगली पीढ़ी के सैंपल कलेक्शन और लैंडिंग प्रोब के लिए एक असली लैबोरेटरी था। हर फोटो, हर स्पेक्ट्रम जो बनाया गया, वह कंप्यूटर प्रोग्राम को फीड करता है जो एस्टेरॉयड और दूर के चंद्रमाओं की फ्यूचर एक्सप्लोरेशन को ऑटोमेट करेगा। स्पेस एक्सप्लोरेशन आगे बढ़ती है जैसे जैसे हम कम ग्रेविटी वाले फील्ड में चलना सीखते हैं, जहां फिजिक्स बड़े प्लेनेट की तुलना में ज्यादा सूक्ष्म होती है। नासा की टीम ने असल हालात में टेस्ट किया कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कम पावर वाले थ्रस्टर और अप्रत्याशित जगहों पर अल्ट्रा रिलायबल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इस यात्रा के आखिर में जब OSIRIS-RIX नाइटिंगेल के ऊपर से गुजरा, यह साफ था कि तय किया गया हर किलोमीटर इसके लायक था। बेन्नू एस्टेरॉयड, जो शुरुआत में धरती की दूरबीनों में एक छोटा सा चमकता पॉइंट था, अब एक छोटी सी दुनिया थी जिसे इतनी डिटेल में मैप किया गया था जिसकी हम एक दशक पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और इस तरह सैंपल लेने की जगह चुने जाने के बाद सबसे नाजुक पल के लिए उलटी गिनती शुरू हो गई। वो स्पर्श जो ऐसे टुकड़े इकट्ठा करेगा जिन्हें सौरमंडल के जन्म के बाद से छुआ नहीं गया था। OSIRIS-RIX मिशन का सबसे तनावपूर्ण हिस्सा एक लगभग काव्यात्मक स्पर्श तक सीमित था। सिर्फ 9 सेकंड में उस मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए जो 4 बिलियन से ज्यादा सालों से अंतरिक्ष के अंधेरे में सोया हुआ था। 20 अक्टूबर 2020 को स्पेसक्राफ्ट नाइटिंगेल साइट के ऊपर मंडराया। TAGSM कलेक्शन आर्म को एक्टिवेट करते हुए एक ऐसा इक्विपमेंट जो अपनी मजबूती के बावजूद परफेक्टली मूव करना था। बेन्नू की धूल भरी सतह को हिलाने के लिए नाइट्रोजन गैस का एक छोटा सा जेट ही काफी था। धूल के कणों को ऊपर उठाना जो एक सील बंद कंटेनर में खींचे और फंस गए थे। 9 सेकंड जिसने दुनिया भर के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स को अपनी सीटों से बांधे रखा, स्पेसक्राफ्ट के साथ सांस लेते हुए। सबसे चौंकाने वाली बात इकट्ठा की गई क्वांटिटी थी, 300 ग्राम, जो पूरी एनालिसिस के लिए जरूरी मिनिमम से 5 गुना ज्यादा था। इस एक्स्ट्रा क्वांटिटी से अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स पैदा हुई। मटेरियल का कुछ हिस्सा कंटेनर के एक छोटे से फ्लैप से बाहर निकलने लगा, जो उम्मीद के मुताबिक बंद नहीं हुआ था। कुछ ही घंटों में टीम को तय करना पड़ा कि क्या वे एक और टच की कोशिश करेंगे, रोबोटिक आर्म को नुकसान पहुंचाने का रिस्क लेते हुए, या तुरंत कैप्सूल को सील कर देंगे, भले ही कुछ टुकड़े अनएक्सपेक्टेड जगहों पर फंसे रह गए हों। सब कुछ सील करने के इस तेज फैसले ने बहुत ही कीमती सैंपल्स को बचा लिया, ये दिखाते हुए कि अंतरिक्ष खोज में बहादुरी और तेजी से सोचने की क्षमता साथ साथ चलती है। ये कलेक्शन स्पेस में लाइफ के साइन ढूंढने के फ्यूचर के मिशन के लिए एक केस स्टडी भी बन गया है। हालांकि बेन्नू पर कोई जीव नहीं रहते, लेकिन इसकी मिट्टी ऑर्गेनिक मैटर का खजाना है जो हमें दिखा सकती है कि लाइफ के बेसिक एलिमेंट धरती पर कैसे पहुंचे। साइंटिस्ट हर छोटे हिस्से को एनालाइज कर रहे हैं ताकि अमीनो एसिड, कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन और मिनरल मिल सकें जो लाइफ के बनने में पहले केमिकल स्टेप्स रहे होंगे। ये एक रिमाइंडर है कि कभी-कभी स्पेस में लाइफ को समझना जीवों को ढूंढने के बारे में नहीं होता, बल्कि ये पता लगाने के बारे में होता है कि वे अपने सूटकेस में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ले जाते हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्सम की सक्सेस ने दिखाया कि जहां लगभग कोई ग्रेविटी नहीं है, वहां भी मटेरियल कलेक्ट करना पॉसिबल है बिना स्पेसशिप के पीछे हटे।
कलेक्टर आर्म को गैस के थ्रस्ट के लिए काफी मजबूत होना चाहिए, लेकिन इतना हल्का भी हो कि मेन मॉड्यूल की मूवमेंट को अफेक्ट न करे। ओसाइरिस रेक्स पर बेहतर की गई ये टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होगी जब टारगेट एक मेटल से भरा एस्टेरॉयड होगा, या शायद एक जिसमें पानी की बर्फ भी हो सकती है। इस 9 सेकंड के कांटेक्ट से सीखी गई हर छोटी चीज दूसरे वर्ल्ड्स को एक्सप्लोर करने वाले नए डिजाइन को पहले से ही शेप दे रही है। पीछे मुड़कर देखें तो ये क्लियर है कि ये 9 सेकंड गेम चेंजर थे। उन्होंने सालों की कैलकुलेशन, सिमुलेशन और टेस्ट को एक ऐसे मोमेंट में कंसंट्रेट कर दिया जहां सोलर सिस्टम के रॉ मटेरियल को छुआ गया। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, ये डस्ट जिसे जल्दी से सील कर दिया गया था धरती पर वापस आती है, जिससे जवाब से ज्यादा सवाल उठते हैं, जो खालीपन में एक खामोश प्रॉमिस लिए हुए है। सबसे छोटे दाने भी स्पेस में लाइफ के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं उसे बदल सकते हैं। बेन्नू की सतह के साथ इतने डेलिकेट कांटेक्ट के बाद ओसाइरिस रेक्स को अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, बिना कुछ खोए सैंपल को पृथ्वी पर वापस लाना। 10 मई 2021 को स्पेसशिप ने अपनी वापसी की जर्नी शुरू की। सोलर सिस्टम में एक लगभग 2 साल का डांस, जब तक कि वह हमारे कॉस्मिक आसपास नहीं आ गया। रेगोलिथ को कंटेन करने वाले कैप्सूल को 24 सितंबर 2023 को सावधानी से अलग किया गया और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में 12 किलोमीटर प्रति सेकंड की चौंकाने वाली स्पीड से एंटर किया। एटमॉस्फेरिक री एंट्री का स्टडी करने वालों के लिए ये आंकड़ा सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, ये मटेरियल्स के लिए एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग अचीवमेंट है। अपनी डिसेंट के दौरान कैप्सूल ने ऐसे टेम्परेचर का सामना किया जो कॉमन मेटल्स को कुछ ही सेकंड में पिघला सकते थे। ऐसी हीट को मैनेज करने के लिए अब्लेटिव शील्ड्स का एक मिक्सचर यूज किया गया था। ये शील्ड्स कंट्रोल्ड तरीके से जलते हैं, थर्मल एनर्जी को डिसिपेट करते हैं और सीक्वेंशियल पैराशूट्स इसे सुपरसोनिक स्पीड से धीमा करके एक सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। लैंडिंग यूटा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज में हुई, जो स्पेस ऑब्जेक्ट्स को रिकवर करने के लिए एक परफेक्ट रिमोट एरिया है। मिशन के इस पार्ट की सक्सेस ने हमें स्पेस सैंपल साइकिल के हर स्टेप को मैनेज करने की हमारी कैपेसिटी में और कॉन्फिडेंस दिया है, कलेक्शन से लेकर री एंट्री तक। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी अचीवमेंट सैंपल को लगभग इंटैक्ट रखना था, किसी भी टेरेस्ट्रियल कंटैमिनेशन से बचना जो इंपॉर्टेंट केमिकल सिग्नल्स को चेंज कर सकता था। हर पार्टिकल को ऐसी स्टेट में पहुंचना था जिससे हम रेयर आइसोटोप्स, डेलिकेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ट्रेस कर सकें, और यहां तक कि कॉस्मिक रेडिएशन के ट्रेसेस भी जो बताते हैं कि रेगोलिथ ने स्पेस एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट किया। ये प्यूरिटी ही बेन्नू से रिकवर किए गए हर ग्राम को पृथ्वी की रॉक्स से बेजोड़ बनाती है, जो पहले से ही आइरोजन, प्लेट टेक्टोनिक्स और लिविंग बीइंग्स से बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। लेकिन सुपरसोनिक कैप्सूल की वापसी सीधे तौर पर प्लैनेटरी डिफेंस पर होने वाली चर्चाओं से भी जुड़ी है। बेन्नू जैसे संभावित खतरनाक एस्टेरॉयड से मटेरियल को पृथ्वी पर वापस लाना सिर्फ एक अकादमिक जीत से कहीं ज्यादा है। यह एक सुरक्षा रणनीति है। यह समझना कि टुकड़े कैसे बिहेव करते हैं, टूटते हैं या फिर से अरेंज होते हैं, हमें कोलिजन मॉडल्स को बेहतर बनाने में मदद करता है। इस प्रकार धूल का हर एक कण इम्पैक्ट सिमुलेशन, डिफ्लेक्शन स्ट्रेटजीज और ग्लोबल इमरजेंसी प्लान्स को बेहतर बनाने में योगदान देता है। ये इस बात की याद दिलाता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन पृथ्वी पर हमारे फ्यूचर से अलग नहीं है। जब कैप्सूल यूटा के रेगिस्तान में सुरक्षित पड़ी थी तो एक सवाल हवा में था, क्या सब कुछ पूरी तरह कंट्रोल में था? पहली जांच से यह पता चला कि कैप्सूल के अंदर उम्मीद से ज्यादा था। धूल की एक बारीक एक्स्ट्रा लेयर जहां उसे नहीं होना चाहिए था, वहां फैली हुई थी। इस अनएक्सपेक्टेड डिटेल ने सस्पेंस की एक नई लेयर जोड़ दी, जिससे यह पता चला कि हर मिशन, चाहे वह कितना भी सावधानी से प्लान किया गया हो, उसमें ऐसे रहस्य होते हैं जिनके लिए नए विजन, नए आइडियाज और बेशक हमारे प्लैनेटरी डिफेंस को एंश्योर करने के लिए नए टूल्स की जरूरत होती है। जैसे ही जॉनसन स्पेस सेंटर के टेक्नीशियंस ने ओसाइरिस रेक्स कैप्सूल खोला,
उन्हें तुरंत पता चल गया कि कुछ कैलकुलेशन से मैच नहीं हो रहा था। पूरे इंटरनल कंपार्टमेंट में फैली हुई डार्क डस्ट की एक पतली लेयर एवियोनिक्स डेक को भी कवर कर रही थी, एक ऐसा एरिया जिसे सील रहना चाहिए था। कंटेनमेंट इंजीनियरिंग को समझने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक साइन है कि कुछ इनविजिबल फोर्सेस, कलेक्शन के दौरान वाइब्रेशंस, रीएंट्री के दौरान थर्मल शॉक या सील में छोटी क्रैक्स ने अनएक्सपेक्टेड पार्टिकल्स को बाहर निकालने के लिए काम किया था। ये गलत जगह पर मौजूद डस्ट ह्यूस्टन टीम के लिए एक एक्स्ट्रा पहेली बन गई। इस एक्स्ट्रा डस्ट को इतना पजलिंग बनाने वाली बात यह है कि यह सैंपल के टोटल वेट में 100 ग्राम से ज्यादा ऐड करने के लिए काफी थी, जो स्पेस सैंपलिंग मिशंस में काफी बड़ी बात है। एक आइडिया यह है कि 9 सेकंड के कांटेक्ट के एग्जैक्ट मोमेंट पर नाइट्रोजन गैस के जेट ने उन पार्टिकल्स को ऊपर उठाया होगा जो कंपार्टमेंट की आउटर सरफेस पर चिपक गए थे। जब कैप्सूल अलग हुआ और अर्थ के एटमॉस्फेयर से वापस आया, छोटी वाइब्रेशंस ने इस डस्ट को माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स से पास होने दिया होगा। उन लोगों के लिए जो माइक्रोग्रेविटी और फ्री रॉक्स और डस्ट के बिहेवियर का स्टडी करते हैं, हर हिला हुआ ग्रेन एक क्लू है कि फिजिक्स अपनी लिमिट्स पर कैसे काम करती है। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स्ट्रा डस्ट लेयर सिर्फ एक हैंडलिंग प्रॉब्लम नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। इस अनप्लैन्ड पार्ट में और भी फाइन पीसेस हो सकते हैं जो शायद वियर और डीके के प्रोसेस से बने हैं, जो सोलर सिस्टम के पहले कुछ मिलियन ईयर्स में हुए थे। तो क्लीनिंग सिर्फ मैन कंपार्टमेंट से एक्स्ट्रा चीजें हटाने के बारे में नहीं है, ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि कोई भी कीमती चीज वेस्ट ना हो। यही कारण है कि नासा ने सुपर स्मॉल पार्टिकल्स के एक्सपर्ट्स को बुलाया है, हर पीस को अर्थ की गंदगी में मिक्स किए बिना पकड़ने के लिए स्पेशल रूल्स बनाए हैं। टेक्निकल पहलू के अलावा ये मिस्ट्री हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हर सैंपलिंग मिशन बेस्ट प्लानर्स को भी कैसे सरप्राइज कर सकता है। अगर एक्स्ट्रा डस्ट 12 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से री एंट्री के लिए डिज़ाइन की गई सेफ्टी लेयर्स से गुजर सकती है, तो ये हमें उन मटेरियल्स की रेसिस्टेंस के बारे में क्या बताती है जो हम आज यूज़ करते हैं। ये आंसर्स केवल एस्टेरॉयड के फ्यूचर मिशंस के लिए ही नहीं हैं, बल्कि हर उस प्रोजेक्ट के लिए हैं जिसमें सोलर सिस्टम से मटेरियल्स को अर्थ की लैब्स में ट्रांसफ़र करना शामिल है। हर गलती, हर लीकेज इंजीनियर्स के लिए एक साइलेंट लेसन है जो पहले से ही, कह सकते हैं, ज़्यादा एडवेंचर्स मिशंस के सपने देख रहे हैं। आखिर में एक्स्ट्रा डस्ट की मिस्ट्री दिखाती है कि सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करना जितना अनप्रेडिक्टेबल है, उतना ही फैसिनेटिंग भी है। और जबकि फॉरेंसिक माइक्रोस्कोप हर दाने को ये तय करने के लिए देख रहे हैं कि वह ठीक कहाँ से आया है, साइंटिस्ट्स जानते हैं कि टाइम वेस्ट करने का कोई टाइम नहीं है। अगला चैलेंज सब कुछ क्लीन करना, प्रिजर्व करना और कैटलॉग करना है, अपनी केमिकल कंपोजिशन को खोए बिना। और इस तरह ये सुनिश्चित करने का केयरफुली पूर्वक काम कि हर टुकड़ा अपनी कहानी का हिस्सा बताए, इस एडवेंचर के अगले चैप्टर का पुल बन जाता है। ओसाइरिस रेक्स कैप्सूल के खुलने के बाद पूरे मिशन के सबसे मुश्किल स्टेप्स में से एक शुरू हुआ। हर कलेक्ट किए गए कण को साफ करना और उसे बचाना। बहुत से लोगों के लिए ये एक सिंपल टेक्निकल काम लग सकता है, लेकिन लैब क्लीन रूम में काम करने वालों के लिए यह लगभग एक कॉस्मिक सर्जरी है। रेगोलिथ का हर एक कण, प्लेटों और कैविटीज पर चिपकी धूल का हर टुकड़ा उसकी ओरिजिनल केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंजे बिना हटाना होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत छोटे चिमटे, वैक्यूम प्रोबिब्स और यहाँ तक कि स्पेशल मटेरियल से बने ब्रश भी यूज होते हैं जो रेशे नहीं छोड़ते। कोई भी कंटैमिनेशन, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, उन टेस्ट्स को खराब कर सकता है जो नाजुक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तलाश में होते हैं। चुनौती और भी बड़ी है क्योंकि बेन्नू की धूल एक जैसी नहीं है। इसमें अलग अलग कठोरता के मिनरल्स, नाजुक कार्बन कण और कभी-कभी ऐसे पदार्थों के निशान होते हैं जो नमी या पृथ्वी की गर्मी के संपर्क में आने पर आसानी से टूट जाते हैं। इसलिए पूरा ऑन ऑपरेशन आइसोलेटेड चैम्बर्स में कंट्रोल एयर में किया जाता है। मकसद इन सैंपल्स को उस एनवायरनमेंट के जितना हो सके उतना करीब रखना है जिसमें वे अरबों साल पहले थे, जब वे शुरुआती सोलर सिस्टम के डिस्क में बने थे।
इतनी देखभाल के साथ इंस्पेक्शन के लिए यूज की जाने वाली लाइट को भी एडजस्ट किया जाता है ताकि सैंपल्स गर्म ना हो। सफाई का हर स्टेप ऐसे रूल्स बनाने में हेल्प करता है जो फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशनों के लिए गाइड का काम करेंगे। ये जानना कि अल्ट्रा फाइन रेगोलिथ को कैसे हैंडल किया जाए बहुत ज़रूरी है जब हम दूसरे एस्टेरॉयड, चांद या यहाँ तक कि मंगल ग्रह से मटेरियल लाने के बारे में सोचते हैं। ओसाइरिस रेक्स का एक्सपीरियंस एक प्रैक्टिकल गाइड बनाता है जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सैंपल्स को स्टोर करने के बारे में डिकेडों की नॉलेज को जोड़ता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि कई देशों के साइंटिस्ट हर डिटेल को फॉलो कर रहे हैं। आज की एक गलती को उन प्रोजेक्ट्स में ठीक किया जा सकता है जो बेन्नू से कहीं आगे जाएंगे। इसमें एक कंजर्वेशन का पहलू भी है जो सीधे प्यूरिटी से कहीं आगे जाता है। सैंपल्स का एक हिस्सा आने वाली जनरेशन्स के लिए बचाकर रखा जाता है जब ज्यादा एडवांस्ड एनालिसिस टेक्नोलॉजीज ऐसी चीजें ढूंढ पाएंगी जो हमारे उपकरण अभी तक डिटेक्ट नहीं कर सकते। यह एक साइंटिफिक हेरिटेज जैसा है जो अभी नहीं मिला है, उसे और सेंसिटिव स्पेक्ट्रोमीटर या माइक्रोटोमोग्राफी टेक्निक्स से रिवील किया जा सकता है जो अभी डेवलपमेंट में हैं। इस तरह हर पीस को एक रेयर बुक की तरह कंजर्व किया जाता है जो किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा है जो उसे पूरी तरह से पढ़ना जानता हो। जैसे ही चिमटे एक एक करके दानों को उठाते हैं, सवाल गूंजता है, क्या यह सब इसके लायक है? क्या यह सालों, अरबों डॉलर और लगभग आर्टिस्टिक कंजर्वेशन रूल्स को स्पेस डस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए खर्च करने लायक है? इसका जवाब इसमें है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन हमें हर दिन क्या सिखाता है। कभी कभी सबसे बड़ा खजाना वह नहीं होता जो चमकता है, बल्कि वह होता है जिसमें हमारे बारे में, हम कहां से आए हैं और हम खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं, इसके जवाब होते हैं। पहली नज़र में अरबों डॉलर, यूरो या येन चट्टान और धूल के टुकड़ों पर खर्च करना अजीब लग सकता है, जो यहाँ पृथ्वी पर रेगिस्तानों में पाए जाने वाले ज्वालामुखी खनिजों से मिलते जुलते हो सकते हैं। लेकिन सोलर सिस्टम के इतिहास को देखकर यह समझना आसान है कि बेन्नू से इकट्ठा किया गया रेगोलिथ का हर ग्राम किसी भी दुर्लभ रत्न से ज्यादा कीमती क्यों है। पृथ्वी की चट्टानों के उलट, जो ज्वालामुखी, कटाव और टेक्टोनिक प्लेटों द्वारा रिसाइकल की जाती है, एस्टेरॉयड उस आदिम रसायन का लगभग सही रिकॉर्ड रखते हैं जिसने ग्रहों, चंद्रमाओं और अंततः अंतरिक्ष में जीवन को वैसे ही आकार दिया जैसा हम जानते हैं। अन्य एस्टेरॉयड जैसे रयुगु के सैंपल्स में अमीनो एसिड की खोज ने पहले ही दिखा दिया है कि प्रोटीन बनाने के बेसिक ब्लॉक्स पृथ्वी पर महासागरों के आने से बहुत पहले मौजूद थे। यह एक शानदार विचार पैनस्पर्मिया को सपोर्ट करता है। ये विचार की यात्रा करने वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स धूमकेतुओं या एस्टेरॉयड पर यात्रा करके पृथ्वी पर जीवन को बो सकते थे। यदि बेन्नू के टुकड़ों में ऐसे केमिकल डिफरेंस हैं जो इन खोजों में इजाफा करते हैं, तो हमारे पास इस पहेली का एक और टुकड़ा होगा कि हम अंतरिक्ष में छोटे मॉलिक्यूल्स से जटिलता से भरे जीवित सिस्टम तक कैसे पहुंचे। प्योर बायोलॉजिकल वैल्यू के अलावा एक प्रैक्टिकल साइड भी है। ये समझना कि एस्टेरॉयड किस चीज़ से बने हैं, बड़े पैमाने पर स्पेस माइनिंग की शुरुआत हो सकती है। दुर्लभ धातुएं, जमी हुई बर्फ, ऐसे कंपाउंड्स जिनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है, ये सब सूर्य के चारों ओर ऑर्बिट करने वाली चट्टानों में बड़ी मात्रा में मौजूद है। असली सैंपल्स के अध्ययन में निवेश करने से स्वच्छ, सुरक्षित और आर्थिक रूप से व्यवहार्य माइनिंग टेक्नोलॉजीज बनाने में मदद मिलती है। यह लंबी अवधि के मिशनों, पृथ्वी के बाहर के स्टेशनों और कौन जानता है स्थायी कॉलोनियों को सपोर्ट करने के लिए एक जरूरी कदम है। जो लोग ग्लोबल सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं, उनके लिए ये सैंपल्स जानकारी की ढाल जैसे हैं। जितना ज्यादा हम समझेंगे कि कोई एस्टेरॉयड किस चीज से बना है और उसकी बनावट कैसी है, उतना ही बेहतर हम अंदाजा लगा पाएंगे कि वह धरती पर कैसे असर डाल सकता है। उसे दूर करने के तरीके टेस्ट कर पाएंगे और सबसे बढ़कर बड़ी तबाही को रोक पाएंगे जो इंसान के इतिहास को बदल सकती है। जो आज साइंस फिक्शन जैसा लगता है, जैसे जांच करने वाले यान जो चट्टानों को धकेलते या तोड़ते हैं, वह हकीकत बन जाता है जब हमें ठीक से पता होता है
कि हम किस तरह की सामग्री से निपट रहे हैं। यह एक शांत डिफेंस है, लेकिन यह लैब में ध्यान से जांचे गए हर छोटे टुकड़े से शुरू होती है। आखिर में क्या यह इसके लायक है? सवाल का जवाब अपने आप मिल जाता है। अंतरिक्ष की चट्टानों में इन्वेस्ट करना असल में यह समझने में इन्वेस्ट करना है कि अंतरिक्ष में जीवन कैसे बनता है, ये कैसे फैलता है और ये एक दिन बाहर से आने वाले खतरों से खुद को कैसे बचा सकता है। और हर जवाब के साथ नए मिशन सामने आते हैं। यही वजह है कि बेन्नू की पूरी तरह से स्टडी होने से पहले ही ओसाइरिस रेक्स अगले अंतरिक्ष चट्टान से मिलने की तैयारी कर रहा है, जो अंतरिक्ष में सर्वाइवल के बारे में हमारी जानकारी बदल सकता है। भयांक अपोफिस। ओसाइरिस आरएक्स मिशन के ऑफिशियली खत्म होने के साथ नासा ने यह साबित कर दिया है कि एस्टेरॉयड को एक्सप्लोर करना इंजीनियरिंग के कमाल से कहीं ज्यादा हो सकता है। यह हमारे प्लैनेट के डिफेंस को बनाने का एक तरीका है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि स्पेसक्राफ्ट, जिसे अब ओसाइरिस एपेक्स कहा जाता है, का एक नया टारगेट है एस्टेरॉयड अपोफिस। अपोफिस अपनी डिस्कवरी के बाद से सबसे ज्यादा स्टडी की गई और ऑब्जर्व की गई चीजों में से एक है। ये 2029 में अर्थ के साथ एक हिस्टोरिकल क्लोज अप्रोच बनाएगा। इतना नजदीक आएगा कि आप इसे कुछ जगहों पर नंगी आंखों से भी देख पाएंगे। इंजीनियर्स और एस्ट्रोनॉमर्स के लिए ये देखने का एक स्पेशल मौका है कि इतनी बड़ी चीज कैसा बिहेव करती है जब अर्थ की ग्रेविटी उसे सीधे अपनी ओर खींचती है। बेन्नू के उलट अपोफिस ज्यादा डेंस है और इसकी बनावट ग्रेविटी की फोर्स पर अनएक्सपेक्टेड तरीके से रिएक्ट कर सकती है। 18 महीने तक इस एस्टेरॉयड का चक्कर लगाते हुए ओसाइरिस एपेक्स किसी भी ऐसे पीस को खोजेगा जो हिल सकता है। इंटरनल क्रैक्स को और यारकोव्स्की इफेक्ट के कारण इसकी ट्रैजेक्टरी में होने वाले चेंजावों को भी। हर कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन को एडवांस्ड कंप्यूटर मॉडल में डाला जाएगा, जो हमें यह पता लगाने में हेल्प करेंगे कि संभावित खतरों को कैसे रोका जाए। आखिर में हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने का मतलब इम्पैक्ट का इंतजार करना नहीं है। इसका मतलब है उसकी ट्रैजेक्टरी में छोटे से छोटे चेंज का पता लगाना, जो दूर से भी अरबों जिंदगियों को खतरे में डाल सकता है। साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए इस नए फेज की असली वैल्यू अलग अलग कंपोजिशन वाले एस्टेरॉयड की लैंडिंग, कलेक्शन और एनालिसिस को सेफ बनाना है। बेन्नू ने हमें सिखाया कि स्पेस रॉक्स को कैसे हैंडल करें, जो स्पंज जैसे होते हैं, जबकि अपोफिस हमें हार्ड रॉक्स के सीक्रेट्स और वे पृथ्वी के खिंचाव पर कैसे रिएक्ट करते हैं यह दिखाएगा। यह हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए कुछ हजार किलोमीटर दूर एक लाइफ साइज लैब होने जैसा है। ये एक ऐसी चीज है जो डिकेड्स पहले सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में होती थी। हर ऑन ऑर्बिट, हर रडार स्कैन हमें तेजी से काम करने में और बेहतर बनाता है अगर कोई डेंजरस एस्टेरॉयड हमारे करीब आता है। टेक्निकल एस्पेक्ट के अलावा कल्चरल इम्पैक्ट भी है। लोगों को यह समझ आने लगा है कि एस्टेरॉयड एक्सप्लोरेशन सिर्फ म्यूजियम एग्जीबिशन के लिए रॉक्स कलेक्ट करना ही नहीं है। ये दुनिया भर में सभी की सेफ्टी के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। ये सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि फ्यूचर जनरेशन एक भटकती हुई रॉक से सरप्राइज न हो, जिसे समय पर हटाया जा सकता था। उन लोगों के लिए जो स्पेस इंजीनियरिंग के इवोल्यूशन को फॉलो करते हैं, ओसाइरिस एपेक्स दिखाता है कि हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना अब सिर्फ एक आइडिया नहीं है। यह प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ एक रियल साइंटिफिक प्लान है। इस जर्नी के किस पार्ट ने प्लैनेटरी डिफेंस के बारे में आपके सोचने के तरीके को सबसे ज्यादा चेंजा है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। आपके थॉट्स शायद और लोगों को किसी ऐसी चीज में इंटरेस्टेड कर सकते हैं जो एक दिन लाखों जिंदगियां बचा सकती है। और अगर आप यह सीखना जारी रखना चाहते हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन हमें पास्ट से कैसे जोड़ता है और फ्यूचर में हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ऑन करें। हर मिशन, हर जानकारी, हर खुली हुई कैप्सूल उस पजल का एक और पीस है जो हमें आसमान की तरफ देखने और हमारे पैरों को जमीन पर मजबूती से रखने के लिए प्रेरित करता है। सोलर सिस्टम सीक्रेट्स से भरा है। क्या हम उन्हें एक साथ डिस्कवर करें?